तो संभावना के नए द्वार IBC 24 सरगुजा संवाद 2024 वर्ष के खत्म होने के पूर्व इन एक वर्षों में सरकार का एक वर्ष जो 2023 के चुनाव के बाद विधानसभा में मिली और खास तौर पर सरगुजा की तमाम सीटों पर मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को सामने लाकर एक हम जवाब ले रहे हैं। वहीं समाज के अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों से भी हम संवाद कर रहे हैं इस मंच के ऊपर कि आखिर इस एक वर्ष में वे कहां और किस तरह आंकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मंच के ऊपर विश्वजय सिंह तोमर जी हैं, अध्यक्ष हैं आप युवा आयोग के। नमस्कार करता हूं आपको तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के इस संवाद कार्यक्रम में। रघुनाथ पोद्दार जी हैं, आप समाज सेवी हैं, समाज में आपका मान और नाम दोनों ही हैं, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और राम कुमार टोप्पो जी हैं, आप विधायक हैं सीतापुर से, उसी सीतापुर से जिसमें आपने 4 बार के विधायक को वहां हरा करके, पूर्व मंत्री जी को हरा करके आप जनप्रतिनिधि बने। सबसे पहले चलिए राम कुमार टोप्पो जी, आप ही से मैं शुरुआत करता हूं। ये आसान नहीं रही थी विजय, आपने इतनी चैलेंजिंग विजय प्राप्त की, सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगा जिसने आपको हेल्प की जीतने में? आज ये मंच है, जवाब दीजिएगा। ऑन है। सर्वप्रथम मैं IBC परिवार का धन्यवाद करता हूं कि आपने आज सरगुजा संवाद का इतना बड़ा मंच दिया है और साथ ही उपस्थित मान्य सांसद, मान्य विधायकगण और उपस्थित सभी प्रबुद्धजन का मैं सार्धक अभिवादन करता हूं। देखिए, सीतापुर का जीत की रणनीति या जीत के मुद्दे मैंने नहीं बनाए। जो 4 साल के विधायक वहाँ 4 बार के लगातार विधायक रहे, लास्ट टाइम में मंत्री भी रहे, उन्होंने अपने आप मुद्दा बना के दिया और जनता ने उसी मुद्दे पे लेकर हमको चुनी। आपके मुताबिक क्या ऐसा इस एक वर्ष के कार्यकाल का एक निचोड़ आप देना चाहेंगे कि सीतापुर में आप वो क्या कर पाए जो 4 बार में आदरणीय पूर्व विधायक महोदय नहीं कर रहे थे, जिसने जनता को, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको मुद्दे दिए, तो वो ऐसा कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको आप सॉल्व करने की तरफ बढ़ पाए इस एक वर्ष में? मैं जब से सीतापुर में निर्वाचित हुआ हूँ तब से मैंने वहाँ की बारीकियों को जानने का कोशिश किया। तो सबसे ज़्यादा देखने का विषय वहाँ ये है कि अभी तो मुझे 1 साल वहाँ के गड्ढों को पाटने के लिए लाइनअप करने का विषय एक बना है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम वहाँ हुआ ही नहीं है जिससे कि मैं ये कह सकूं कि हाँ मुझे इस काम को छोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे बेसिक लेवल से यहाँ तक कि ये समझ सकते हैं कि सीतापुर नगर पंचायत में पिछले 12 सालों से नाली की सफाई नहीं हुई। आप इससे आंकड़न लगा सकते हैं कि विकास का क्या स्थिति वहाँ रहा होगा। तो आज हमें नाली सफाई से लेके नाली किधर से गुजारना है कि पानी की समस्या घरों में घुसने वाली ना हो, यहाँ तक शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक हर चीज़ को बेसिक से शुरू करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और विस्तार में डिटेल में मैं जाऊंगा। तोमर जी हैं, अध्यक्ष हैं युवा आयोग के, एक ऊर्जावान युवा नेता, प्रखर व्यक्तित्व हैं। उनको मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने कुछ आपकी चीज़ों पर बाइट सुनी है, मैंने आपको सुना है। आज की तारीख में युवाओं के मुद्दों की जब भी कभी चर्चा होती तोमर साहब, तो हमने देखा है सत्ता पक्ष के लोग हों या बाकी के लोग हों, वो पॉलिटिकल एजेंडों में युवाओं को बांध देते हैं। युवाओं के सबसे बड़े, और सरगुजा के भी युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जो हम पलायन के तौर पर देखते रहे हैं, पलायन तब रुकेगा जब आपके अपने क्षेत्र में रोजगार होगा। संभावनाओं की बहुत यहाँ प्रचुरता है। इतना बड़ा एग्जाम्पल हमने जगदलपुर में अभी देखा, आपने भी देखा होगा, एक हेरिटेज ग्राम चुना गया है, पूरे विश्व के 22 जगहों में से उसको एक स्थान मिला है। ऐसा कुछ प्रयास सरगुजा में हम नहीं देखते, यूथ के बीच में नहीं देखते। कौन जिम्मेदार है? ये विधायक जो पूर्व वाली सरकारों वाले हैं, वो अभी वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं, ये प्रयास क्यों नहीं दिखाई पड़ते सरगुजा में? बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और IBC के इस मंच को सजाने वाले सबको, उपस्थित राजनीतिक दलों के लोग और जनमानस, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 13-14 महीने पहले इसी होटल के इसी मंच पर, IBC के मंच पर भी हम सब बैठे थे और युवाओं के विषय में, युवाओं के भविष्य की संभावनाओं के विषय में लंबी चर्चा हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि इससे छत्तीसगढ़ के युवा होने का जो यह काल है, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, अभी कुछ दिनों पहले हमने इसको स्थापना दिवस मनाया,
इसमें सरगुजा को कभी कुछ मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही मिला है। यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, यहाँ एक ITI और पॉलिटेक्निक के अलावा कुछ भी शिक्षा के ऐसे उच्च संस्थान नहीं थे जहाँ बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता था। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के शासन ने दिया, यहाँ मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला, यहाँ सैनिक स्कूल भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। अभी हम सब लगातार इन सालों में भी, और उसको GEC में कन्वर्ट करने की भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। तो पहली बात यह है कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण, सबसे पहले युवा उस लायक बने ताकि वो कौशल विकास का प्रशिक्षण है या नौकरी की जरूरतें हैं, उस योग्य पहले बनाना पड़ेगा ताकि उसका भविष्य सुंदर हो सके, सुदृढ़ हो सके। तो सबसे पहले तो हमको शैक्षिक संस्थानों में और जो हमें ट्रेनिंग देना है, जो प्रशिक्षण देना है, जो उनके अंदर की जो कुशलता है उसको निखारना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, बच्चा कुछ पढ़ा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? फिर मजदूरी ही करेगा। लेकिन आप एक बात बताइए तोमर साहब कि 24 वर्षों का आपका प्रदेश, कांग्रेस के शासनकाल के कितने वर्ष हैं? अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी भी आप डबल इंजन वाली सरकार के साथ मौजूद हैं। इसके पहले रमन सिंह जी ने एक लंबा शासनकाल यहाँ पर देखा है और उसमें बहुत कुछ काम किया भी है, लेकिन सरगुजा उसको उसका हक मिल पाया? एक लंबा वक्फा, एक लंबा अंतराल तो बीजेपी रही है। और अगर आप आज भी कहते हैं कि लोग बाग सक्षम नहीं है, उनको हम सक्षम बना रहे हैं, युवाओं को हम पहले ट्रेंड कर रहे हैं, तो बहुत देर से नहीं चल रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सक्षम नहीं है। मैंने ये कहा कि जो भी मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिले। ट्रेनिंग दे रहे हैं आप। विश्वविद्यालय एक छूट गया था, सरगुजा में विश्वविद्यालय भी खुला, ये बड़े संस्थान है, पहली बात। दूसरी बात कि सरगुजा के युवाओं के सपनों की जो उड़ान है उसको पूरा करने के लिए हम सब संकल्पित हैं। आप एक जो राज्य सरकार की कोई योजना होती है या केंद्र की जो योजनाएं होती है उसको धरातल पर कैसे उतारना है, जीरो भ्रष्टाचार के जो जीरो टॉलरेंस के साथ हम नीचे जाएंगे, तब जाकर वो सिस्टम काम करेगा। सबसे पहले सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता होती है। आप इन पिछले 5 सालों में देखेंगे तो CGPSC का जो विषय आया, PSC कोई सामान्य एक ऐसी परीक्षाएं नहीं है, PSC ऐसी परीक्षा है जो आने वाले भविष्य में 5 साल बाद, 10 साल बाद पूरे सिस्टम पर काबिज होने वाले लोग उस PSC से चुन करके आते हैं। सरगुजा, छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा है, सरगुजा उससे छूता नहीं है। आम छात्रों का, विद्यार्थियों का और उनके पेरेंट्स का जो उम्मीद था वो PSC से आपके सबसे जो मजबूत परीक्षाएं होती उससे उठ रहा था। अभी जो रिजल्ट आया, मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बधाई दी, उनके निवास पर जाकर के सबसे पहले सुबह, रात को रिजल्ट आया, सुबह 10 बजे मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला और मैं अपने आप नहीं गया, मैं इस छत्तीसगढ़ के PSC की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान और वैसे जुड़े लोगों से लगातार बातचीत की, उसके बाद गया। और सबका ये कहना था कि PSC की परीक्षाएं होनी चाहिए और कॉपियां कैसी जांची जानी चाहिए, वो किसी को सीखना होती है, परीक्षा सामने है। अच्छी बात है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पहले इस बात पर। नो डाउट इस पर ध्यान है, जोरदार मतलब थोड़ा अच्छे से गर्मजोशी के साथ में आप जी। लेकिन विश्वविजय जी, उन्हीं कोचिंग संस्थाओं में हमको भी मौका मिलता है, कई बार हमको बुलाया जाता है जब ट्रेनिंग लेने वाले या उसकी तैयारी करने वाले लोग हैं, उनका एक सवाल है और वो सवाल अभी भी दिखाई पड़ता है, पिछली गवर्नमेंट में था, आज भी था। बड़ा घोटाला हुआ PSC का, आपने बड़ी जांच एजेंसी को सौंप दिया, बिल्कुल होना चाहिए, सामने आना चाहिए, पनिश कीजिए उनको जो युवाओं से खेलते हैं, पूरी पीढ़ी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक आरक्षक भर्ती परीक्षा निकलती है, उसमें रोक लगानी पड़ती है। पिछले समय जो लोग संघर्ष करते हैं उनको गृह मंत्री जी के बंगले के बाहर 3-3, 4-4 महीने तक जाकर बैठना पड़ता है, कुछ को दंडवत करते हुए अपनी नौकरी बचाने के लिए शिक्षकों को करना। इन विषयों को एड्रेस करने में देर क्यों हो रही है? प्रायोरिटी में नहीं है? नहीं, सारी चीजें प्रायोरिटी में है। ये विश्वसनीयता नहीं आ पा रही एग्जाम की। जी, मैं आपको बता रहा हूं। आपने आरक्षक भर्ती की बात उठाई, आरक्षक भर्ती होने के बाद कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप समझिए बात को, आरक्षक भर्ती अभी चल रही है, कहीं से कोई बात आई, तत्काल सरकार ने उस पर जांच बैठाया और तत्काल ही सस्पेंड से लेकर FIR तक की कार्रवाई हुई। ये आप समझा करिए कि किसी भी विषय को दबाना और किसी भी विषय को सही तरीके से करने में अंतर है। पहले की सरकार का ध्यान ये रहता था, आप उदाहरण, मैं अभी थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको गिनवाता हूं। इसी पिछले सरकार में वन रक्षक की भर्ती में ऐसी दौड़ लगी कि विश्व रिकॉर्ड टूट गया। उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूटने का भी काम छत्तीसगढ़ में हुआ। और इसी छत्तीसगढ़ में अभी भी वन रक्षक की भर्ती हो रही है, अभी भी आरक्षक की भर्ती हो रही है। और अभी आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में यदि कोई विषय आता है तो
उस जिले की भर्ती निरस्त की जाती है और फिर से सारे जिलों की जांच अभी की जा रही है कि किसी भी योग्य छात्र के साथ गलती नहीं होनी चाहिए। मान रहा हूं उस पर कहीं भी टॉलरेंस मेरा नहीं है। सवाल इस पर नहीं है, मेरा सवाल यह है कि एक सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा जिसमें चाहे पीएससी हो, चाहे आरक्षक भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, परीक्षाओं की और इस परीक्षा को लेने वाले सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता बने। यूथ ये कहता है कि पता नहीं है कि ये भर्ती पूरी होकर हमको नियुक्ति तक हम पहुंचेंगे कि नहीं। युवाओं का इसी भरोसे को विष्णुदेव साई जी की सरकार पूरा करेगी। युवाओं का ये जो शक है, जो इस 5 साल के कांग्रेस शासन में, चाहे वन रक्षक की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, जो ये विश्वास उठ गया है उसको लाने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पीएससी 2024 का ये जो परिणाम आया है उसमें माइलस्टोन साबित होगा। साथ ही साथ आप समझिए, सरकार ने एक सिस्टम बनाए, उस सिस्टम पे काम करने के लिए कह दिया गया, लेकिन यदि कोई नीचे का कर्मचारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर कहीं सेट करके कोई गलत काम कर दिया तो उस पर तत्काल कार्रवाई हुई, ताकि बाकी जो जिले हैं उनको सबक सीखने का काम हो और कोई ऐसी हिम्मत न इसको मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए कि ये हो रहा है कि उसमें लूप होल सामने बार बार आ रहे हैं। उन लूप होल्स के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। हमको एक सिस्टम देना पड़ेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसा सिस्टम देना पड़ेगा कि फुल प्रूफ हो कि अगर आज मैं तैयारी कर रहा हूं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे भाई तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि वो नियुक्ति तक विश्वास कीजिए, ये जो परिणाम आएगा ना, ये विश्वास उन लोगों को ये हो जाएगा कि परीक्षाएं अच्छी हुई। जोरदार तालियां इस बात पर बजाइए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम देने वाले हैं कि परीक्षाओं पर भरोसा लौटेगा। हमारे साथ में इस मंच के ऊपर इस समय राम कुमार जी को भी हम सुन चुके हैं और तोमर साहब को भी। रघुनाथ पोद्दार साहब हैं, आप समाज सेवी हैं। समाज में बहुत से मुद्दे पोद्दार जी ऐसे रहे हैं जो अनसुलझे रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप पॉलिटिक्स, जिसको हम जरिया मानते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुधार की तरफ पॉलिटिक्स हमको ले जाएगी, बेहतरी की तरफ, विकास की तरफ ले जाएगी, उसके मुद्दे ज़रा थोड़े से सनातनी हो गए हैं। उस पर एक पक्ष बहुत कहता है कि साहब ये उनको काम नहीं करना, इन्हें काम अपना बताने में सहूलियत हो, इसलिए मुद्दे उठाते हैं। बाहर से आपको क्या लग रहा है, आपकी सोच क्या है? सही दिशा में पक्ष और विपक्ष चल रहे हैं, ये थोड़ा सा आप बताएं। सबसे बड़े मुद्दों पर ध्यान है, असल मुद्दों पर। सर्वप्रथम IBC 24 चैनल का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मंच पर अवसर दिया जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जन एवं IBC 24 चैनल के लाखों लाख श्रोतागणों को सादर अभिवादन। देखिए, जो स्थिति परिस्थिति अभी चल रही है राजनीति में और जहाँ एक सनातन मुद्दा बना हुआ है, तो मेरे विचार से ये देश सनातनियों का है ना। नो डाउट। और राजनीति का शिकार होकर 1947 में बंटवारा हो चुका है। उनका पक्ष ये था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और उसी तर्ज पर उन्होंने बंटवारा करवाया देश का, और जो भी दुर्भाग्यवश जो होना था वो हो गया। पर अब जो भवभाग बचा है, मेरी नज़र में वो सनातनियों का बचा हुआ है। पर इसके बाद भी सनातनियों की हमेशा ये विचारधारा रही कि उन्होंने अपने साथ सभी धर्मों का आदर करते हुए और सबको पनपने का मौका दिया, तो उसमें अब इनकी संख्या फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ रही है। और फिर कई प्रकार की कुरीतियाँ मैंने देख रहा हूँ कि समाज में आ रही है। कुछ राजनीतिक कारणों से ये सब पनपी है कि धीरे धीरे जो है एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा रहा कि संविधान में संशोधन कर करके अनावश्यक रूप से उनको कई प्रकार की दूसरे पक्ष को जो सहूलियत दी गई, जो सनातनियों को नहीं मिली। तो ये बड़ा लंबा विचार विमर्श का एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल था कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सनातन एक हम सब के लिए आस्था का, हमारे अंदर से हम कहें कि हमारे रक्त में प्रवाहित होने वाली चीज़ है। लेकिन आज के कुछ मुद्दे हैं जो सनातन को डिस्टर्ब करते रहे। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का। धर्मांतरण सरगुजा क्षेत्र में आपके राजनेताओं ने बहुत बड़े आंदोलन चलाए घर वापसी के। इस पूरे क्षेत्र में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इस पूरे क्षेत्र में आदिवासियों का लंबा कन्वर्जन, और अब तो अगर आप अभी समाचार सुनते होंगे तो धर्माचार्य कहने लगे हैं कि पेपर पर आप हिंदू लिखते हैं और चर्चों में जाकर आप सिर नवाते हैं। अभी 3 दिन पहले का बयान, ऐसे अनेक बयान आ रहे हैं। इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। हम इतनी सनातन की चर्चा करते हैं, क्या वजह है इसकी?
जब पूरा माहौल इतना फेवरिज्म एक इतना पूरा हम कहें अनुकूल वातावरण बन चुका है सनातन को लेकर के, सब चाहते हैं, फिर ये क्यों नहीं रुक रहा? देखिए, इस पे जो है, इस पर जो धर्मांतरण जैसा विषय है या वक्फ बोर्ड का विषय है या और भी कई इस प्रकार के मुद्दे हैं जो तुष्टिकरण के नतीजे हैं, एक प्रकार से मैं ये मानता हूँ। तो इन सब पर रोक जो संविधान में संशोधन लाकर और इस कुरीतियों को कुछ दूर किया जा सकता है। जैसे अभी ये आरक्षण तो हिंदू हो के लेते हैं और धर्म दूसरों को अपनाते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भी कुरीतियां आ रही है इस समाज में, वो संविधान में कुछ संशोधन वगैरह ला के विशेषज्ञ वगैरह अपना इस कुरीति को दूर कर पाएंगे। तोमर साहब, ये सवाल मेरा आपसे भी, क्योंकि युवाओं की चेतना में ये बात अगर आ जाए, एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक हमने देखा है कि एक सोच डेवलप की गई और इस सोच में बहुत सारी बातें थी, चाहे परिवार के आकार को लेकर, करियर को लेकर, और एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, कई शब्द हैं हमने जो एक पीढ़ी ने एक तरह से पढ़े। अब हम जिस विषय की तरफ चर्चा को ले जा रहे हैं, या जैसा भी समाज सेवी महोदय कह रहे हैं कि एक सनातन को बचाने की ज़रूरत आन पड़ी है। सोचिए, बड़े खतरनाक स्थिति कि हमारे देश में सनातन को बचाने के बारे में हम विचार करने लगे, जो हम कह रहे थे कि हम विश्वगुरु की तरफ चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। क्या सबसे पहले प्रमुख 2-3 प्रयास युवाओं के भीतर आप करना चाहते हैं या करने चाहिए? देखिए, सनातन जब तक है तो धर्मनिरपेक्षता अपने आप है। ये जो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये जो एक कांग्रेस और लंबे समय तक इसके आड़ में राजनीति की जाती रही, ये धर्मनिरपेक्षता की कोई शब्द का आवश्यकता ही नहीं। यदि सनातन वहाँ जीवित है और सनातनी लोग हैं तो अपने आप वो धर्मनिरपेक्ष है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग के लिए अलग से धर्मनिरपेक्षता की बात और भाषा का शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं जाना चाहिए। युवाओं के बीच में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, और जो कुरीतियां थी या जिस प्रकार के भ्रम में इतिहास को तोड़ मरोड़ करके, चीज़ों को गलत बता करके हम अब देखेंगे कि पुस्तकों में मुगल कालीन 8-8 अध्याय हैं, लेकिन आपको कहीं हर्षवर्धन के विषय में, कहीं विक्रमादित्य के विषय में, कहीं और जो राजा मौर्य वंश के विषय में कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा था। एक पन्ने में सारे थे और पूरे 40 पेज 50 पेज में मुगल कालीन, तो गुलाम वंश, तो ये था। तो ये प्लानिंग के तहत जब अंग्रेज इस देश से गए और देश का विभाजन का भी विषय आया, तो मैकाले की शिक्षा पद्धति को अडॉप्ट किया गया। और उसके बाद सनातनी जो हैं उनके मन में इस प्रकार की बात आ जाए कि हम सामान्य हैं, हम श्रेष्ठ नहीं है। किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का, मतलब मेरा समुदाय से ही है, किसी भी समुदाय का जब इतिहास देखेंगे और इस विश्व के देशों की जब आप कल्पना करेंगे तो समुदाय आधारित ही है। एक कम्युनिटी के लोग ही एक साथ हो सकते हैं। भारत में सनातनी इतने उनका उदार दिल है, उनका हृदय, को सबका स्वागत करते हैं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं है। लेकिन सनातनियों को इस देश में संकट है, ऐसा सोचा नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या करना पड़ेगा तोमर जी? अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अभी भी आप देखिए, कन्वर्जन, फिर उसी तरफ में लेके आऊंगा, धर्मांतरण आज भी यहाँ एक समस्या क्यों बना हुआ है? आज भी इन इलाकों में हम क्यों देख रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में 2 ग्रुप बन गए, वो आपस में संघर्ष तक कर रहे हैं? ये हमारे लिए चिंता की बात है। देखिए, धर्मांतरण का सबसे बड़ा जो है वो है अशिक्षा, या झूठी कुछ ऐसा करके कि अब जो सभा की है, सभा में करके आप ये करो ठीक हो जाओगे। यदि सभा में प्रार्थना करने से कोई ठीक होने लगे तो हॉस्पिटल्स की आवश्यकता नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस इस प्रकार के चंगाई सभा करा के ठीक होने का दावा करते हैं, हॉस्पिटल्स भी सबसे ज्यादा उन्हीं के हैं। तो ये जागरूकता का विषय है, और धीरे धीरे जब लोग, कौन जिम्मेदार है इसका? ये जो चलता रहा उसको ठीक करने की जिम्मेदारी अब हम सब। फिर वही बात आ जाती है कि 24 बरस हम सबकी जिम्मेदारी है। 24 बरस में ज्यादातर समय बीजेपी रही। नहीं, हम ये देखिए, आप किसी चीज को प्रश्रय देना और किसी चीज को ठीक करने में अंतर होता है। मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी था, तो कई जगह पर जाकर के इस सरगुजा में, भूपेश सरकार में जब पूरे प्रदेश में कहीं एफआईआर नहीं होता था, इस सरगुजा में हमने एफआईआर कराई है। तो युवा जागा हुआ है, और सनातनी मोदी जी के आने के बाद से एक इतिहास सही आ रहा है, हम क्या है क्या नहीं है, सारी चीज जारी है। किसी भी धर्म के विरोध में सनातनी कभी नहीं रहे हैं, हिंदू कभी नहीं रहा है, लेकिन हिंदुओं के साथ भी गलत ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए सरगुजा के युवाओं के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के युवा इन बातों को समझ रहे हैं, और नीचे तक जहां तक यदि पहुंच थोड़ी दूर है, या शिक्षा है, या
उनको गुमराह किया जा सकता है, वहां तक भी अलख जगाने की और उनको जगाने का काम पूरे छत्तीसगढ़ की वो हम सब मिलकर करेंगे। राम कुमार जी, सीतापुर को लेकर के आपके प्लान्स क्या हैं? आपने कहा कि 1 वर्ष आपको पिछले वक्त के गड्ढों को भरने में, साफ सफाई जैसी एकदम जो निगम स्तर के काम है उनको करवाने में, या नगर स्तर के जो काम है उनको करवाने में आपको लग गए, लेकिन कुछ तो आपने, जनता ने इतना भरोसा किया है, इतने मजबूत नेता को उखाड़ के आपको मौका दिया है, क्या प्लान है आपके सीतापुर को लेकर? देखिए, सीतापुर को लेके हमने एक पॉलिसी बनाई है जिसको SSSVR का हमने नाम दिया है, जिसमें पहला एस जो हमको शिक्षा को दर्शाता है, सुरक्षा, सुशासन, जो कि माननीय विष्णुदेव साय ने राज्य में आज पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में हमको मिला है, जिन्होंने सुशासन का उद्घोष किया है। तो उसमें 3rd एस हम सुशासन को परिभाषित करते हैं, विकास, रोजगार। इस 5 शब्दों में हमने सीतापुर के समुचित विकास का एक अवधारणा लिखने का प्रयास किया है। मैं ये चाहता हूँ कि रोड, पुलिया या बाकी चीज़ें तो ये बनेंगी ही बनेंगी, और आज पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को इस 1 साल में भी इन विकास कार्यों में रिकॉर्ड तोड़ देखा जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मानव विकास हो, जिससे अभी विश्वविजय जी ने कहा है कि शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है कि समाज सुधार के लिए, या किसी एक समाज दिशा विहीन चल रहा है तो उसको दिशा में लाने के लिए। तो हम शिक्षा के लिए भी बहुत गहराई से काम कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों और जो भी शासन की योजना है वो सार्थक रूप से धरातल पर जा सके, और विकास का जो समुचित परिभाषा है वो सार्थक हो सके। अभी आप इसके पहले वाले सेशन को देख रहे होंगे, आपको भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अपने इलाकों में, डबल इंजन सरकार में उन गारंटीज की जिनको लेकर के आप चुनाव जीते हैं। आपके फेस के साथ साथ युवा लोगों के साथ एक बड़ी चीज़ और भी थी आपके साथ, वो था पार्टी का सपोर्ट, वो था पार्टी के बड़े बड़े घोषणा पत्र के वायदे। 1 वर्ष में आपको लगता है उनकी तरफ आप सही सही चल पाएं? क्योंकि हर क्षेत्र का अपना एक मैनिफेस्टो था, अपने कुछ प्रोमिसेस थे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स थे। यहाँ पर अवैध तौर पर खनन, अवैध तौर पर जो कब्जे थे उनको हटाना एक बड़ा चैलेंज था आपके अपने क्षेत्र में। उस तरफ इस पूरे 1 वर्ष में आप कितना आगे चल पाए? ये जो अवैध जो खनन है, इसका हमारे क्षेत्र में बड़ा समस्या था। पिछले 5 वर्षों में जिस हिसाब से रेत माफियाओं को पालने का काम किया, वहाँ पे मैंने नदियाँ ख़त्म कर दी, समझ लीजिए, वहाँ रेत का एक कण भी नहीं। और आज भी मैंने उस प्रथा को ख़त्म करने में हमको बहुत। एक बात मैं देख रहा हूँ तोमर जी हो आप हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका सब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के 5 सालों में हुआ, लंबे समय तक बीजेपी का शासनकाल रहा, तो उस मुताबिक आपका शेयर थोड़ा ज़्यादा बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो सीतापुर को केवल देखूंगा, और इसलिए देखूंगा। अच्छा, इसलिए क्योंकि ये फेवर करता है कि 4 बार 4 बार केवल नहीं। हाँ। आज 76 ईयर तक जब से देश आजाद हुआ, अविजित क्षेत्र आपने जीता, ये बात ये है। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है। वहाँ 3 बार निर्दलीय विधायक जीत कर आए, उसके बाद कांग्रेस की लगातार वहाँ पे रही। मैंने बीजेपी के रूप में पहली बार वहाँ की जनता ने आज हमको मौका दिया है। तो परिवर्तन दिख रहा है वहाँ की जनता को? बिल्कुल परिवर्तन दिख रहा है। उनको लग रहा है कि अब की बार कुछ नया हुआ है, कुछ चीज़ बदली है? बिल्कुल बदली है। इसका देखिए, मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि विकास की अगर कोई चीज़ें चेक करनी हो तो मेरे मुखाग्र से सुनने से अच्छा है कि वहाँ की पब्लिक से पूछी जाए, क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ करूँगा, लेकिन ये आदत अभी राजनीतिक वाले ये मंच है, अच्छा है, जोरदार तालियां बजाइए इस पर, जोरदार तालियां बजाइए। आप ईमानदारी से कह तो रहे हैं कि मेरे क्षेत्र की जनता से पूछे। क्षेत्र की जनता की 3 बड़ी बातें, जैसे आपने कहा खनन, आपने कहा ये पिछले बार के लोगों का वो रहा है, अब हम इस पर अंकुश कस रहे हैं। दूसरा उनका रोजगार एक विषय है, ये आपकी क्षेत्र की जनता को बता रहा हूँ, सीतापुर का, कि हमको रोजगार नहीं मिलता, हमको जाना पड़ता है। तीसरा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनकी प्रॉब्लम रही है। यहाँ से मंत्रियों के होते हुए भी आज भी कई सारी जगह हम देखते हैं कि लोगों को कुछ किलोमीटर का पैच है, एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए कांध का सहारा देना पड़ता है, डोलियों में ले जाना पड़ता है। ये कब दूर करेंगे? ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और ये समाचार आपको सीतापुर परिक्षेत्र में ज़्यादा सुनाई देता है कि सड़क सुविधा नहीं होने से डिलीवरी केस के लिए लोग खाट पे उठा के इतना किलोमीटर लेकर आए। लेकिन इस विषय में मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाला 2 साल के अंदर में ये सारी समस्या सीतापुर से हम समाप्त कर देंगे। ठीक बात है। तोमर जी, एक बात आपसे भी पूछना चाहूँगा, यूथ को लेकर क्या सरगुजा में प्राथमिकताएं आप तय करते हैं कि यूथ को लेकर ये प्राथमिकताएं हैं जिन पर मैं स्वयं और मेरा संगठन काम करेगा? चालू है, थोड़ा सा देखिए। हाँ, युवाओं को लेकर के
अभी चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिम्मेदारी माननीय विश्वदेव साय जी की सरकार ने मुझे सौंपी है, हम लोग एक नीति बनाने की ओर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और उस पर काम चालू भी हो गया है कि सबको शासकीय नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन भर्तियां हो, अधिक से अधिक भर्तियां हो, उसमें योग्य उम्मीदवारों का चयन हो, सरकारी जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उस पर युवाओं का, उनके पेरेंट्स का विश्वास जगे। इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रशिक्षण जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 में बने हैं तब से उन्होंने तय किया कि कौशल विकास का प्रशिक्षण होना चाहिए, स्वरोजगार का विषय आना चाहिए। कुछ बातें चूंकि आयोग का जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया है। और जो हम जैसे हमारे बच्चे अंबिकापुर के बच्चे इंजीनियरिंग करने मैक्सिमम भिलाई जाते थे, दुर्ग जाते थे या नागपुर और बाहर जाते थे, तो हम सुनते थे कि एनआईटी में सिलेक्शन हो गया, एनआईटी में कैंपस सिलेक्शन होता है, आईआईटी में कैंपस सिलेक्शन होता है। तो हम लोग ठीक है, वो बड़ी कंपनियां होंगी एनआईटी, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो उसको हम लाने का प्रयास करें कि अंबिकापुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ भी टैलेंट है, तो आप यहाँ तक कैसे ला पाएँ, हम इसको बिलासपुर के जीईसी तक कैसे ला पाए। तो एक प्रयास इस ओर भी अभी शुरुआत किया है और इसमें भी बहुत प्रारंभिक चरण में है। तो एक प्रयास ये भी कर रहे हैं, तो स्वरोजगार से, शासकीय नौकरी से बड़ी कंपनियों को अपने सरगुजा और जशपुर जो हमारा संभाग वहाँ तक लाने से लेकर के, और जो जागरूकता है, जैसे धर्मांतरण का विषय है, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, पलायन का विषय सरगुजा हमारा उतना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि, मुझे कुछ ये लगती है पाठक जी, आपसे मैं खुले दिल से कहता हूँ कि रायपुर से जिस नज़र से हमारे सरगुजा को देखा जाता है, मेरी राय थोड़ी अलग है। यहाँ के चाहे नेतृत्व का विषय हो, चाहे कांग्रेस का जो लीडरशिप, आपस में लोग जो गीदड़ बिल्ली जैसा लड़ते हैं और उसको लेकर के रायपुर में एक व्यक्ति की इमेज बनाया जाता है कि बहुत संत पुरुष हैं और दूसरे को बताया जाता है ये ऐसे हैं, ये ऐसा है नहीं सरगुजा। मुझे लगता है कि रायपुर से जो राय बनाई जाती है उसको सरगुजा में थोड़ा अध्ययन की ज़्यादा आवश्यकता है। तो पलायन का विषय हमारे यहाँ नहीं है। और देखिए, नौकरी जिसको जहाँ अवसर लगता है वो तो आदमी जाता ही है, प्रयास करता है। युवावस्था में मुझे लगता है कि आप लोग भी जहाँ से आए होंगे, 3 पीढ़ी से ज्यादा, 4 पीढ़ी से ज्यादा कोई जगह रुक नहीं रहा। जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो जाहिर तौर पर आंकड़ों पर बेस्ड होता है। जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो वक्तव्यों और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत में दिखता है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ की तस्वीर को अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से एक्चुअली दिखाना चाहते हैं। और आपने यूथ को लेकर जो संकल्प दिया है, 2 चीज़ें इसमें और ऐड करता हूं, फिर मैं दोहराता हूं कि थोड़ा सा, जैसे आपने अध्ययन की बात की है, आप देखें कि यहाँ का वनांचल और जो पहाड़ी जो पर्वतीय इलाका है, इतना कुदरती रिच इलाका होने के बाद, जहाँ हम विदेश के कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स को आज अपना डेस्टिनेशन मानते हैं कि यहाँ हमको जाना है, वो डेस्टिनेशन सरगुजा का, वो डेस्टिनेशन यहाँ के स्पॉट्स का अभी भी नहीं बन पाया। तो इसमें सरगुजा को, यूथ को, यहाँ के लोगों को विचार करना पड़ेगा। ब्लेम गेम तो खैर चलता रहेगा। शुभकामनाएं आपको देता हूँ। वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, वरना मैं आप तीनों को और सुनता और सुनवाता। शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल इस सेशन का सार यही है कि यहाँ के जो युवा नेतृत्व करता है, चाहे वो संगठन में हो या अपने एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हो या समाज सेवी हो, ये मानते हैं कि सरगुजा की पहचान उससे कहीं अधिक और ऊपर होनी चाहिए जो आज हम बाहर से देखते हैं। अगले 1 वर्ष में इस पहचान की तरफ कितना आगे सरकार बढ़ती है, संगठन बढ़ता है, प्रतिनिधि बढ़ते हैं, फिर आएंगे, वापस बातचीत करेंगे। जोरदार तालियां इस पैनल के लिए हो जाए।